देखिए, एट फर्स्ट इन लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा मोशन के बारे में। उसमें देखा कि मोशन होता क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि मोशन क्या होता है, कौन सा टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, अगर उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब स्पीड चेंज हो रही होती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा होता है। ये सब हमने पढ़ी। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हमने पढ़ा कि मोशन होता क्या है। Now in this chapter we will study about what causes this motion। जो मोशन हो रहा है उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, we will study about this in this chapter। ठीक है, देखिए कोई बॉल है आपके पास, ठीक है, इसको आपने फेंका तो क्या होता है, आप जनरली ये डेली लाइफ में देख भी सकते हो, फेंकोगे बॉल भी अपनी सरफेस पे, थोड़ी देर लुटी जाएगी और जाके फिर रुक जाएगी। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से फेंकोगे तो वो थोड़ा सा चलेगा एंड दैट इट विल स्टॉप। तो बहुत टाइम तक क्या माना गया, ऐसे ही ऑब्जर्व की चीजें और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाल लिया गया कि रेस्ट वो है नेचुरल फिनोमिना है। यानी कि किसी भी चीज को स्पीड दे दो, ये दे दो, तो वो थोड़ी देर रुक जाएगी और फिर रुक जाएगी। लेकिन इसके बाद आए गैलीलियो एंड न्यूटन, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी की रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन अगर वो है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो दैट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। कब तक, अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। क्या नहीं लगाया जाता है, फोर्स नहीं लगाया जाता है। until unless we are not applying any external force on that body which is either at rest or moving with uniform speed। वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करती रहेगी, या फिर अगर रेस्ट पे है तो दैट विल बी एट रेस्ट, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्स उस पर लगाया नहीं जा रहा है। ये उन्होंने बोला था और इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए या फिर रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स, इट इज पुश। देखिए अब मोशन, जैसे कोई भी बॉडी है उसको मोशन में लाने जनरली हम क्या करते हैं, उसको धक्का मारेंगे, पुश मारेंगे, या फिर खींचेंगे तो भी वो चलने लग जाता है, या हम हिट करेंगे। जैसे आपके जब मार्कर है उसके हाथ पे रखो, जो पेन है आपका हाथ पे रखो, दूसरे हाथ से उस पर हिट करो तो उछल के कहीं ना कहीं गिर जाएगा। सो फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल और हिट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फुटबॉल है, बॉल आ रही थी आपके पास भूलती भूलती, आपने उसको रोका तो रुक भी गया, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो उसको रोका तो रुक लिया, तो आप उसको रोक भी सकते हो फोर्स से। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी, उसमें आपने किक मारी तो वो भागने लगी, भगा भी सकते हो। तो क्या करता है, जो रेस्ट पे है उसको मोशन में भी ला सकता है, और जो यूनिफॉर्म स्पीड से भी चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि कोई अगर मोशन में है, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर मोशन में है, जैसे बॉल आई आपके पास दौड़ती दौड़ती, तो आपने वहां पे खड़े होकर उसको रोक लिया, उसको रोक भी सकते हैं, और कोई स्टेट रेस्ट पे था उसको चला भी सकते हैं। अब ये चले, मतलब वो ट्राई करती है उसको करने की। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो नहीं भी किसकी थी, जैसे हम वॉल पे फोर्स लगाते हैं, वॉल पे हमने पुश किया, हमारी दीवार जो रूम की है उसको आपने पुश किया, तो क्या वो घूमेगी, क्या वो भागती है, क्या नहीं भागती, बट आपने फोर्स ने क्या किया, ट्राई किया उसको धक्का मार के चलाने की, लेकिन चला नहीं। सो इट इज अ पुश और पुल और हिट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस मतलब चेंज कर दिया। जैसे बॉल पड़ी थी, उसको लात मारी, वो भाग गया आगे, लेकिन बॉल पे ट्राई किया, लेकिन उसने ट्राई तो किया चेंज करने की उसकी रेस्ट की पोजीशन, बट वो चेंज नहीं हो पाई। तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बेसिकली हम फोर्स को देख थोड़ी पाते हैं, ये फोर्स है,
हम केवल उसका इफेक्ट देख पाते हैं। जब फोर्स लगता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस पर फोर्स लगा, ये मूव कर गया, मतलब इस पर फोर्स लगा है। समझ गए? अब बॉल चल रही थी, हमने रोक लिया तो हमने उसको रुक गई वो बॉल, वहाँ पे हाथ लगाया तो रुक गई। दैट मीन्स हमने पता चला कि ओहो ये रुक गई, मतलब वहाँ पे क्या लगा है, इफ देयर वाज अ फोर्स। सो क्या क्या फोर्स कर सकता है, इफेक्ट देखते हैं। इट मे मूव ए बॉडी एट रेस्ट, ये हम देख चुके हैं। कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है, कुछ भी है, उसको लात मारो ये भाग जाएगी, दैट मीन्स हमने फोर्स लगाया तो ये मूव कर गई रेस्ट से। पहले क्या थी, रेस्ट पे थी, नाउ इट इज मूविंग। इट मे स्टॉप ए मूविंग बॉडी। सिमिलरली अगर आप पास क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आ रही है ऐसे घूमती घूमती, आपने हाथ निकाले आगे से उसको रोक लिया, तो वो मूव कर रही थी, मतलब वो मोशन में थी, आपने उसको रोक लिया। तो फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी रेस्ट है उसको मूव भी करवा सकता है, और जो मूविंग बॉडी है उसको रोक भी सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। अब देखिए, स्पीड है, बॉल आ रही थी, या फिर सपोज करो हम बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, तो हम ब्रेक लगाते हैं, दैट ब्रेक इज ए फोर्स, तो वो रुक जाती है ना, धीरे हो जाती है भाई, ब्रेक लगाया धीरे हो जाती है। समझ गए? या फिर आपकी तरफ कोई बॉल आ रही थी, आपसे टच होकर चली गई तो वो धीरे हो जाएगी, इसके बाद आपके टच होने के बाद। तो ये स्पीड बढ़ा भी सकती है और रोक भी सकती है। जब एक्सेलरेट क्या कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं हम गाड़ी को, उसकी वेलोसिटी ही तो बढ़ा रहे, तो इंक्रीज कर रहे होते हैं, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। या हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम कर देते हैं। समझ गए? तो ये वेलोसिटी और स्पीड भी चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अभी हम क्रिकेट पे आते हैं, बैट्समैन यहाँ पे खेल रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी इधर, उसने मारी इधर शॉट तो इधर चली गई। समटाइम्स उसने शॉट इधर मारी तो बॉल इधर चली गई, तो डायरेक्शन तो जा तो इधर रही थी, उसने फेंका इधर उसको। ठीक है, बॉल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में थी, इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द बैट्समैन, टुवर्ड्स द विकेट। बट व्हेन हिट इट इज हिटेड बाय दैट बैट्समैन, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। तो फोर्स लगाया उसने हिट करके, तो उसकी क्या होगी भैया, डायरेक्शन चेंज होगी। इट मे चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए कई बार क्या होता है, फोर्स लगाने से शेप, जैसे देखिए ये बना लेना, जहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एनसीईआरटी में है वैसे तो, आप वहाँ से बना लेना, या फिर मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई बॉल है, रबर बॉल है, या फिर कहें कि बलून है। अब क्या गया, इस पर फोर्स लगा, हाथ से आपने इसको पिचकाया, इधर से पिचकाया। ठीक है, तो ऐसे बना लेना, दिस इज ओरिजिनल शेप एंड साइज कैसे चेंज होती है हम देख रहे हैं। तो उसके बाद जब हमने इसको पिचका दिया तो कैसी बन जाएगी, इधर से आएगी, इधर जाके ऐसे कुछ बन जाती है। समझ गए ना? जब फोर्स अगर ये आपसे यहाँ से दोनों तरफ से आपने दबा रखा है तो ऐसा बन जाता है। तो फोर्स लगाया ना दबा के, और उसने क्या कर दी, इसकी शेप और साइज चेंज कर दी। समझ गए? सिमिलरली अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये हमारी नेचुरल लाइन ऐसे नेचुरली पड़ी रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको इधर से भी खींचा, उधर से भी खींचा, तो कैसे हो जाएगी, लंबी लंबी हो जाएगी। तो उसने शेप ऐसी थी, उसने ऐसी कर दी। सिमिलरली अब इसको दोनों तरफ अंदर की तरफ खींच दिया इसको, तो कैसे हो जाएगी, बहुत और भी छोटी हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, ऐसे 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 हो जाएगी। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, वो डायरेक्ट डायग्राम वो आपने यहाँ पे बना लेना अपने नोट्स पे। ठीक है, सो ये बेसिक बात होगी फोर्स के बारे में। अब देखो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन तो फिर समझ आ ही जाती है। ये देखते हैं, पहले रिलेट करते हैं आपस में। देखो जब भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो रिलेट करके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, या फिर कहें कि बहुत जल्दी समझ आता है। तो हम रिलेट करते हैं चीज़ों को। पहले ये देखो, कोई ब्लॉक था हमारा पड़ा हुआ है, बुक थी आपकी, कुछ भी थी, उसने आपको इधर खींचा तो क्या हो गया, इधर चलने लगी, मतलब मोशन किधर हो गया, इधर हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, इधर मोशन होने लग गया। अगेन F4 से खींचा था, इधर खींचा तो इधर चलने लगी। अब इसको इधर खींचा, उसी F4 से इधर चलने लगी, मोशन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। ये तो होगी। अब क्या हुआ, मैंने एग्जाम्पल अलग अलग जगह लिखे हैं, मैं इसको रिलेट करवा रहा हूँ। ये ब्लॉक था, आपने तो इसको इधर से उतना ही फोर्स लगा के इधर खींचा, मैंने उधर इस ब्लॉक को इधर खींचा उतना ही फोर्स लगा के। अब क्या होगा बताओ, जितना आप इधर खींच रहे हो उतना ही मैं इधर खींच रहा हूँ, तो क्या ये खिसकेगी किधर, क्या इसका मोशन होगा किसी डायरेक्शन में, नो। दैट मीन्स इट विल रिमेन एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। समझ गए? और इसमें क्या हो रहा था, एक ही तरफ कुछ लग रहा था, या फिर हम दोनों तरफ भी अगर फोर्स लगाएं। अब पिछले एग्जाम्पल में क्या किया, आपने भी इधर एफ लगाया, मैंने भी इधर एफ लगाया।
अब मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड इज, ये आप तो F1 लगा रहे हो, मैंने आपसे ज़्यादा लगाया, F2 इज ग्रेटर देन F2, F1। अगर मैं ज़्यादा इधर खींच रहा हूँ, आप उधर उधर F1 से इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, और मैं इस डायरेक्शन में इसको ज़्यादा फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ। तो होगा क्या, प्रैक्टिकल चीज़ है, यू कैन इमेजिन इट और यू कैन डू इट एट योर होम एज वेल। तो इधर अगर ज़्यादा जोर से इसको खींचोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा भैया, what will happen that it will start moving in this direction, it will start in this direction. Why? Because that force was greater than that force. तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, उसके कंपैरिजन में that force is more than that F1, तो इस डायरेक्शन में लगने लगा। अब आते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। पहले देखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then force are called balanced force. Resultant of all the forces का क्या मतलब है कि जितने फोर्स लग रहे हो, जैसे ये एग्जांपल हमने पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर इसको रिलेट करते हैं। बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है कि रिजल्टेंट जीरो कब होगा, इधर भी लग गया इधर F, इधर भी लग गया F, तो 5 इधर था 5 इधर, मतलब 5 - 5 जो कितना हो गया भैया, कितना हो गया बेटा, 0। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब है क्या है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं फोर्स, हमने पढ़ा आगे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसकी डायरेक्शन लिख रहे होते हैं, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसके पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में क्या लेंगे, इसको नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव था और इधर वाला क्या लेंगे, नेगेटिव। तो 5 = 5। ये सिंपल, अगर ये भी नहीं समझो कि बराबर का फोर्स अगर लग रहा हो तो अब वो किसके का नहीं, इट विल रिमेन एट रेस्ट। तो बराबर अगर दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा, वो रेस्ट पे रहेगा, या फिर हम कहेंगे बैलेंस हो गया ये फोर्स। इस फोर्स से इस फोर्स वाला ये इधर, क्योंकि वो इधर लग रहा था वो इधर लग रहा था, तो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। समझ गए? तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स में क्या होगा, कोई बॉडी किसके की तो है नहीं, इस पर कुछ लग रहा है इधर लग रहा है इधर, किसके की तो है नहीं, नहीं इधर भी इक्वल लगा इधर भी इक्वल लगा, तो बॉडी किससे की नहीं, कहीं है नहीं। तो वी कैन राइट हियर दैट द बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ बॉडी। यानी कि न तो ये रेस्ट पे है कोई, तो इधर भी इक्वल लगा इधर भी इक्वल लगा, तो वो न तो उसकी रेस्ट है तो उस पर मोशन में ला सकता है, या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है फिर भी उस पर इधर और इधर इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करती रहेगी, उसके हम उस स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम फिर अगेन उस पर अगर बैलेंस फोर्स लगा दें, इधर भी उतना ही लगाए इधर भी उतना ही लगाए, तो वो इधर ही मूव करती रहेगी, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। However, it can change the shape of size of any object. बट ये शेप और साइज में चेंज ला सकती है। कैसे ला सकती है, जैसे अभी वो ही अपने ब्लून वाला एग्जांपल देखा था, दिस इज और ब्लून एग्जांपल। उसमें अगर एफ इधर लगाया जाए और एफ इधर लगाया जाए तो क्या होगा, ये पिचक जाएगी ना, रबर बूल है भाई, पिचक जाएगी, तो ये साइज शेप तो चेंज कर देगी, है ना, शेप तो चेंज कर सकती है। तो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होता है वो मोशन की जो स्टेट है, रेस्ट पे है या आइदर इट इज रेस्ट और इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, then balanced force will not change its state or it will also not change the direction of motion, but it can change the shape or size of an object. So this is balanced force. Now coming to unbalanced force. If the resultant of and all the forces acting on a body is not zero, then force are called. अब देखिए एग्जाम्पल हमने पहले देख चुके हैं। रिजल्टेंट मतलब अब इस डायरेक्शन, केवल इसी डायरेक्शन में इसको लग रहा है F, तो उसको कोई कैंसिल करने वाला है नहीं भाई, इन दोनों तरफ लगते होते तो कैंसिल कर देते थे, लेकिन इस डायरेक्शन में ये लग रहा है तो इमोशन इधर में कर गया, तो इसमें क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स। सिमिलरली सेम इसमें हो रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है, फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन ये वाला ज़्यादा लग रहा है। समझ गए, हमने क्या कहा कि अगर वो आपस में कैंसिल कर दें, जीरो हो जाए, तो ये भी लग रहा है F1 इधर भी लग रहा है इस पर, बट F2 भी इधर लग रहा है। बट मैंने क्या बोला भैया, व्हाट डिड आई से हियर इज, व्हाट आई मेंशन्ड हियर इज दैट F2 इज ग्रेटर देन F1, कि F2 जो फोर्स लग रहा है वो F1 से बड़ा है। तो बड़ा है तो सपोज करो ये 5 था तो 6, कुछ ना कुछ तो बड़ा है,
तो अगर थोड़ा सा ही बड़ा इधर होगा मतलब वहाँ पे बैलेंस नहीं है, चीज़ें बैलेंस नहीं है दोनों फोर्स, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो इधर खींच लेगा इसको, तो ये मोशन में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ओके। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन, हम देख चुके हैं अभी। अनबैलेंस्ड एक तरफ ही अगर फोर्स लगेगा या एक तरफ ज़्यादा लगेगा तो उसकी मोशन रेस्ट पे है तो उसे मोशन में भी ला सकता है। अगर वो कम स्पीड से चल रहा होता तो ज़्यादा स्पीड भी उसकी कर सकता है, और अगर ऐसे घूम रहा है तो इधर वो फोर्स इधर लग जाएगा तो इधर उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल है, ये मिक्स कैब, ये हमारा बड़ा सा ब्लॉक था। ओके, इसको इस कलर से सॉल्व करेंगे। ये हमारा बड़ा सा ब्लॉक था। होता है ना बड़ा सा, अगर बॉक्स पड़ा आपके घर पे, उसको अपने आपके आके यहाँ के फोर्स लगाया तो वो नहीं खींच सकता है। इसमें क्यों नहीं खींच सकता भाई, इसमें तो फोर्स भी नहीं लग रहा है इसके इस डायरेक्शन में। लेकिन होता क्या है, सरफेस पे जो फ्रिक्शन तो लगा ही होता है ना। फर्स्ट छोटे ब्लॉक तो खिसक जाते हैं क्योंकि उस पर उन पर जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको नहीं देखना। लेकिन नहीं खिसक सकता, इसका क्या मतलब होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के बारे में एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये क्या होता है, दो सरफेस के बीच के मोशन को हमेशा पॉज करता है। जैसे ये ब्लॉक की सरफेस थी, ब्लॉक का नीचे वाला तल्ला और ये धरती का नीचे वाला तल्ला, तो इन दोनों के बीच में मोशन होने को हमेशा रोकने की कोशिश करता है। दूसरी बात क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब है कि इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी कुछ मैक्सिमम होती है। जैसे 5 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 5 तक की 1 2 3 4 5 5 तक की वैल्यू को अपनी नीड के अकॉर्डिंग लगा देता है। जैसे इसको नीड है 3 की तो 3 लगा देगा, 2 की तो 2 लगा देगा। मैक्सिमम कितनी लगा सकता है, 5 लगा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी दो सरफेस के बीच की मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ये नहीं कहूँगा कि फ्रिक्शन बॉडी को रोक देता है, कई बार ये चला भी देखा, ये आप जब 11th में पढ़ोगे तो इसको आप फील भी करोगे। बट दो सरफेस की रिलेटिव मोशन को बिटवीन टू सरफेस, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये आगे की डिस्कशन है, आप केवल ये रख लो कि बड़े ब्लॉक क्यों नहीं खिसकते हैं, क्योंकि उनके नीचे सरफेस के साथ क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कैसे होता है, ये अपने आप को सेल्फ एडजस्टमेंट करता है, यानी कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू को जरूरत के हिसाब से लगा लेता है। हमने इस पे एफ फोर्स लगाया, तो ये नहीं खिसका, तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा, एफ। मैंने कहा इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, उस वैल्यू के नीचे की वैल्यू तक अगर इस कोई भी फोर्स लगाएंगे, जैसे 5 इसकी मैक्सिमम थी, अगर इस पर ये हमारा फोर्स है, इसकी 4 वैल्यू है तो ये फोर्स इधर लगा देगा। चलो सपोज कोई 3 था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 थी और हमने 3 फोर्स लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या करेगा, 3 इधर लगा देगा और इसको रोक लेगा। ये कहानी इसकी खत्म हो गई। तो क्या हो गया, बैलेंस्ड कर दिया उसने। 3 हमने लगाया, वो फ्रिक्शन के पास 5 तक लगाने की क्षमता थी, उसने 3 इधर लगा दिया, तो बैलेंस हो गया फोर्स। समझ में आ गया, ओके। नाउ क्या किया, मैंने एक और जने को बुलाया यार, F5, जैसे सपोज करो मैं बोला भाई भैया मैं लगा रहा हूँ 2 और 2 तू लगा, मैक्सिमम इसके पास कितना है, 5 है, तो वहाँ से ज़्यादा, वहाँ से F लगा रहे थे, यहाँ पे 2F लगा दिया हमने। अब क्या करेगा, 2 और 2 कितने हो गए हमारे, 4। तो मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन जितनी रिक्वायरमेंट होता है उतना लगा देता है अपने मैक्सिमम लेवल के नीचे नीचे। तो 4 मैंने लगाया, तो इस टाइम में क्या करेगा, 4 इधर से लगा देगा फ्रिक्शन। ठीक है, अब भी वो नहीं खिसकने देगा, क्यों, क्योंकि 4 हमने 4 न्यूटन हमने लगाया और फ्रिक्शन ने भी 4 न्यूटन लगा दिया, तो ये रुका रह गया। ऐसे होता है, कोई बॉडी खिसक नहीं रही होती, मतलब ऐसे होता है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो उसके फ्रिक्शन जो लगा रहा है उससे कम है। चाहे हम 3 जने लगा रहे हो, 5 जने लगा रहे हो, 10 जने लगा रहे हो, बॉडी नहीं खिसक रही है, उसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन जो ये लगा रही है वो हम सारे से मिलकर जो फोर्स लगा रहे हैं उससे ज़्यादा है। अब तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं, ये भी हो गया बैलेंस्ड का। तीसरे एग्जाम्पल में हम आते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हम 3 जने बुला लिए, हम 2 लगा रहे हैं, 2 न्यूटन मैंने लगाया, 2 मेरे दोस्त ने लगाया, 2 दूसरे ने, कितना न्यूटन लगा दिया, 6। हमारे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 5।
तो ये मैक्सिमम तक लगा लेगा, 5 तक तो लगा लेगा, लेकिन 6 आ गया, अभी 6 को नहीं रोक पाएगा, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या करेगा हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। क्यों मूव करने लग जाएगी बेटा? बिकॉज फ्रिक्शन क्या कर रहा है, 5 तो इधर लगा रखा है, हमने मान ली कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 तो इधर लगाए। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आगे चल के आपको पढ़ने पड़ेगा जब नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे, 11th वगैरह में म्यू एम जी इसका फॉर्मूला होता है, वो उसको फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लो कि अगर मैक्सिमम वैल्यू उसकी 5 थी, अब हमने 6 लगा दिया, अगर 6 हमने लगा दिया तो ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6 - 5 एक एक्स्ट्रा हो गया ना, 5 इधर लग रहा था, 6 इधर लग रहा है, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, बॉडी क्या करने लग जाएगी बोलो, इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, मतलब जो F3 हमने लगाया तीनों ने मिलके, वो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम फोर्स था उससे ज़्यादा हो गया, तो ये इधर मूव करने लगा। अब मूव करने लग गया मतलब बैलेंस नहीं कर रहा ना, इधर उधर इक्वल होते तो बैलेंस होता, अब मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। अब दो बातें लास्ट में हम कंक्लूड निकाल सकते हैं। इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ए फोर्स इज चेंजिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन हो, यानी कि अगर हम कहीं भी अगर ये बात कर रहे होंगे कि ओनली हम ये डिफाइन नहीं कर रहे होंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स है, हम केवल ये बोल रहे होंगे कि भैया हमने कुछ फोर्स लगाया और इसकी बॉडी की रेस्ट थी और रेस्ट मोशन में आ गई, या फिर ये पहले यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही थी लेकिन इसके यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आ गया, या फिर हम ये कह देंगे कि इसमें डायरेक्शन में चेंज आ गया, तो हम अपने आप ये मान लेंगे कि जो फोर्स था वो कैसे वाला फोर्स था, अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड अगर होता तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। और जब मोशन में चेंज आता है, यानी कि स्पीड वेलोसिटी में चेंज होता है, तो हम लास्ट लेक्चर में लास्ट यूनिट में या लास्ट चैप्टर में हम मोशन में पढ़ चुके हैं कि जो चेंज होता है वेलोसिटी में उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और हम यहाँ पे बोल चुके हैं कि अगर हमें चेंज लाना है तो हमें फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अगर किसी बॉडी को रेस्ट में था, आइदर इट वाज रेस्ट और इट वाज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी, और हमने उसकी आइदर उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना था या फिर रेस्ट पे था तो उसको मूव कराना था, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स की, या फिर हम डायरेक्टली उसको फोर्स ही बोलेंगे आगे के चैप्टर में, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। और इस चेंज को हम क्या बोलते थे, जो चेंज हो रहा था वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि एक्सेलरेशन के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, और अगला लेक्चर जब आए तो उससे पहले इसके नोट्स को रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।